हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस है जिसमें हमारा बैक्टीरिया फॉरेन जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ले लेता है। फॉरेन जेनेटिक मटेरियल से यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना बनाया था, जो प्लाज्मिड में हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया था, उसको इंसर्ट करने के बाद हमें उसे बैक्टीरिया के अंदर डालना होगा। तो उस प्रोसेस को जिससे हम बैक्टीरिया के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे कार्टून वर्जन लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बैक्टीरिया है और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जब हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले किसने दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन हमें ग्रिफिथ ने दिया था, जो कि आपको वो एक्सपेरिमेंट याद होगा जिसमें उसने माइस के साथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमने देखा था कि जो ए वायरुलेंट स्ट्रेन थे वो भी बाद में हमें वायरुलेंट मिल गए थे। किसकी वजह से? ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मिला था कि हाँ, कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि लास्ट में हमें पता था डीएनए ही होता है, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। सेकेंड, हम देखेंगे कि किसी भी बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेंट बनाने से पहले क्या स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं। हर बैक्टीरिया ना अपने आप रेडी नहीं होता है कि वो कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले, हम उसको दें, लो भाई अपने अंदर ले लो और वो ले ले। नहीं, बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खुद अपने आप नेचुरली डीएनए ले लेते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं होते अपने आप डीएनए ले ले, उन्हें हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो फॉरेन से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने अंदर ले ले। फॉरेन मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हेयर। ट्रांसफॉर्मेशन अकर रेयरली नेचुरली। ये मैंने बता दिया कि नेचुरली बहुत रेयर अकर होता है। उसको फिर कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन देनी होती है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन शो कर सके। नेचुरल कॉम्पिटेंस, जो 40 स्पीशीज़ है हमें अब तक मिली है, वो बैक्टीरिया जो है वो नेचुरली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं: बैसिलस सबटिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड सम स्पीशीज़ ऑफ मेराइन साइनोबैक्टीरिया। ये आपके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी आपको दिया है फॉर योर क्यूरियोसिटी, ताकि आप देख सकें। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देखने हैं नेट पर जाके आप सर्च कर सकें कि कैसे वो नेचुरली बाहर से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने अंदर ले लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड हमारे दो हैं: कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कराना और इलेक्ट्रोपोरेशन में ट्रीट कराना। ये आर्टिफिशियल मेथड क्यों है? क्योंकि हमें बैक्टीरिया को खुद ऐसा ट्रीटमेंट देना होता है कि वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ले ले। फर्स्ट कैल्शियम क्लोराइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर डालते हैं बैक्टीरियल सेल के। यहाँ पे जो हमारी कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट मेथड है उसके अंदर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब ट्रीटमेंट से पहले वो नेगेटिवली चार्ज होती है, प्लस जो हमारा डीएनए होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। अब नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? डीएनए आपको पता ही है ना, उस पर फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से हमारा पूरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम 2+, वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ भी बाइंड करके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी बाइंड करके, जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चला जाएगा। कैल्शियम ट्रीटमेंट के बाद ना एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, हमें हीट शॉक मेथड भी करना होता है। अब ये हीट शॉक मेथड क्या होता है, इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हीट शॉक मेथड में बेसिकली हम पहले, ये हमारी ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं एपेंडॉफ ट्यूब। क्या बोलते हैं? एपेंडॉफ ट्यूब। अभी आपके काम की नहीं है, लेकिन जो हम
प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, वो इसी ट्यूब के अंदर कर रहे होते हैं, लैब के अंदर। तो एपेंडोर्फ ट्यूब को ना पहले हम, एपेंडोर्फ ट्यूब के अंदर अब क्या क्या है, हमारा बैक्टीरिया है प्लस हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और बाकी के केमिकल्स होते हैं जो इस रिएक्शन के लिए कंपल्सरी रिक्वायर्ड होते हैं, कंपल्सरी भी बोल सकते हैं, जैसे कि बफर और कुछ अलग केमिकल्स। इन सबको पहले हम क्या करते हैं, आइस पे पुट करते हैं। किस पे, आइस पे। आइस पे रखने के बाद हर एक का अपना अपना टाइम होता है, एक्सपेरिमेंट का प्रोटोकॉल, कैसा आपका एक्सपेरिमेंट है, कितना डीएनए है, कितना ई कोलाई है, उस अकॉर्डिंग टाइम हमारा वेरी करता है। लेकिन स्टेप यही है, पहले हम उसे आइस पे रखते हैं, फिर कुछ देर बाद हम उसे हॉट वाटर बाथ पे रखते हैं, जिसमें हमारा वाटर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का होता है। फिर अगेन हम उसको आइस पे रखते हैं और इस स्टेप्स को हम रिपीट करते रहते हैं। इसके बाद क्या, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर ना पोर क्रिएट हो जाता है। सपोज ये हमारे पहले मेम्ब्रेन थी, तो हीट शॉक मेथड के बाद, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट के बाद हमारी मेम्ब्रेन में ऐसे पोर क्रिएट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर जा सकता है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सेल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रीट कराते हैं। ये हमारी सेल हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल है। फिर ये दो हमारी इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड से एक जर्क देते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑन छोड़ दी और फिर इससे क्या होगा, हमारा सेल मर सकता है। हम बिल्कुल फ्यू मिली सेकेंड के लिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं। ये हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें एक टेम्पोररी पोर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला जाता है। और एक बार ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला जाता है, फिर हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर वापस से बंद हो जाती है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि मेम्ब्रेन को अपने आप पता चल गया कि हाँ डीएनए अंदर आ गया है, अब मैं बंद हो जाती हूँ। नहीं, ये कुछ सेकंड के लिए होती है, कुछ भी नहीं, मिली सेकेंड बिल्कुल। किसके लिए, मिली सेकेंड के लिए, जिसमें कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑब्वियस सी बात है सेल के अंदर इतने टाइम में चला जाता है। तो अब हम बेसिक स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, फिर उस सेल के साथ हमें अपना प्लाज्मिड रखना पड़ता है और उसे हीट शॉक मेथड देना होता है। और उसके बाद पता है हम क्या करते हैं, एक बार हमारा ना सेल अंदर चला गया, सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला गया है, उसके बाद ऐसा है ना हमारे पास तो कुछ ही सेल आएंगी जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। बाकी इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस सेल को ग्रो करना होगा ताकि ये मल्टीप्लाई होके और सेल बना सके जिसके पास हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो। तो इसके लिए हमें सेल को ग्रो करना पड़ता है। सेल को हम ग्रो किसी भी मीडिया पे करते हैं, जैसे कि अगार मीडिया, जिससे हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी इंक्रीज हो जाती है। कुछ रिजल्ट हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है, ये पेट्री डिश है, इसके अंदर हमें ये देखो कॉलोनीज दिख रही है, वाइट वाइट वाइट, ऐसी हमें कॉलोनी मिलती है। क्या मिलती है, कॉलोनी बैक्टीरिया की। अब ना इनमें से ना हर बैक्टीरिया के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होता है, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, तो जिसको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू, जिसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम सेलेक्टेबल मार्कर से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तब तक आप इसको एनसीईआरटी से गो थ्रू कीजिए और टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए।